मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आज वेद अंतरण की आवश्यक शर्तें, एसेंशियल कंडीशंस टू वैलिड ट्रांजैक्शन पर चर्चा कर रहा हूँ। वेद अंतरण की आवश्यक शर्तें कुल मिलाकर 8 इस अधिनियम में दी गई हैं, जिनमें सबसे पहली है अंतरण के दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए। दूसरी है संपत्ति विद्यमान एवं अंतरण योग्य होनी चाहिए। तीसरी है संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। चौथी है अंतरणकर्ता सक्षम होना चाहिए। पांचवी है अंतरण ग्रहीता सक्षम होना चाहिए। छठी है अंतरण का प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। सातवीं है शर्तयुक्त अंतरण में शर्त शून्य नहीं होनी चाहिए। और आठवीं और अंतिम है अंतरण की यदि कोई औपचारिकताएं इस अधिनियम में दी गई हैं तो उन्हें पूर्ण किया जाना चाहिए। तो इन 8 आवश्यक शर्तों में से 3 आवश्यक शर्तों पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जब हमने संपत्ति के अंतरण की परिभाषा पर चर्चा की थी, जिसमें पहली थी दोनों पक्षकार जीवित हों। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि इस अधिनियम की धारा 13 और 14 में ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन एंड रूल ऑफ परपेचुइटी को छोड़कर हर तरह के संपत्ति के अंतरण में दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए। ये धारा 5 में वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा दूसरी आवश्यक शर्त संपत्ति विद्यमान होनी चाहिए और अंतरण योग्य होनी चाहिए, पर भी हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं धारा 5 में। और तीसरी आवश्यक शर्त की संपत्ति का अंतरण होना चाहिए, इस पर भी हम धारा 5 में चर्चा कर चुके हैं। अब हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं या अधिकार हैं जो अंतरण योग्य नहीं हैं। तो यदि हम चर्चा करें तो अधिनियम की धारा 6 में ये लिखा हुआ है कि हर किस्म की संपत्ति अंतरण योग्य होती है। किसी भी किस्म की संपत्ति अंतरण योग्य होती है, सिवाय 10 तरह की संपत्तियां या अधिकार बताए गए हैं जिनको अंतरणीय नहीं माना जाता है। तो इनमें यदि हम बात करें कि किन किन संपत्ति या अधिकारों का अंतरण नहीं किया जा सकता, तो इसमें सबसे पहला आता है संभावना मात्र का अधिकार, स्पेस सक्सेशन। धारा 6 में यह वर्णन किया हुआ है, जिसमें 3 तरह की संभावनाओं को अअंतरणीय माना गया है, जिनमें सबसे पहली संभावना आती है प्रत्यक्ष वारिस के उत्तराधिकार की संभावना मात्र। जैसा कि आप हिंदू विधि और मुस्लिम विधि में पढ़ चुके हैं कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति का न्यागमन उसके वारिसों में किया जाता है, जो योग्य वारिस होते हैं उनमें। तो क्या एक वारिस
मृतक की मृत्यु से पहले अपने हित का अंतरण कर सकता है क्या? इस पर धारा 6 में ये लिखा हुआ है कि वारिस के उत्तराधिकार की संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी संभावना के वास्तविक होने के लिए दो बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। पहली तो ये कि जो व्यक्ति मरा है वह संपत्ति छोड़कर जाए। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपने पीछे संपत्ति छोड़कर ही जाए, वो किसी को दान कर जाए, किसी संस्था आदि, गरीब व्यक्ति, अनाथ आदि को समर्पित करके चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जब उसके पास संपत्ति नहीं होगी, जब वो संपत्ति छोड़कर नहीं जाएगा तो उत्तराधिकारी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि वारिस खुद भी चाहिए, क्योंकि मृतक के उन्हीं वारिसों को संपत्ति का न्यागमन होता है जो उसकी मृत्यु के समय जीवित हैं और अयोग्य घोषित नहीं है। तो ये भी एक संभावना है कि वारिस मृतक से पहले ना मरे या उसको अयोग्य घोषित ना किया गया हो। तो इस तरह से केवल मात्र वारिस के उत्तराधिकार की संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसमें दूसरी संभावना है वसीयत में संपत्ति प्राप्त करने की संभावना मात्र। तो यदि किसी व्यक्ति के नाम वसीयत लिख भी दी गई हो तो भी वो एक संभावना मात्र रहती है, क्योंकि इसमें पहली बात तो वही आती है कि जो मृतक है वो संपत्ति छोड़कर मरना चाहिए, तभी उसकी संपत्ति का न्यागमन उसकी वसीयत के अनुसार किया जाएगा। दूसरी बात कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही वसीयत लिखे, विधि में उसको पूर्ण छूट है कि एक व्यक्ति कितनी भी वसीयत लिख सकता है। इसलिए जो अंतिम वसीयत होती है उसी को मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि मृतक अपनी मृत्यु से पूर्व वसीयत को कभी बदलेगा नहीं या उस दावेदार को अपनी वसीयत से बेदखल नहीं करेगा। तो इसलिए वसीयत में संपत्ति प्राप्त करने की संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता। और इसी कैटेगरी में अन्य संभावनाएं आती हैं जिनका भी अंतरण नहीं किया जा सकता, जिसमें जैसे उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें तो भावी मजदूरी या वेतन प्राप्त करने की संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मजदूरी तभी मिलेगी जब मजदूरी की जाएगी और वेतन तभी मिलेगा जब वो अपना कार्य करेगा। लॉटरी या इनाम जरूरी नहीं है कि वो मिले ही। और इसी कड़ी में तीसरी है मंदिर में चढ़ावा चढ़ाए जाने का अधिकार। तो मंदिर में जो पूजा पाठ चढ़ाया जाता है, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो भी बिल्कुल अनिश्चित होता है। जरूरी नहीं कि हर महीने तय रकम, संपत्ति आदि चढ़ावे में चढ़ाई जाए, लेकिन इसको न्यायालयों ने दो भागों में विभक्त किया है। एक तो वो जो साधारण मंदिर हैं, जो आम गली में हैं, जहाँ पर कोई व्यक्ति जाए या वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाए ही, ये अनिवार्य नहीं है। और एक दूसरी तरह के मंदिर हैं जो लोकप्रिय हैं, जो
महत्वपूर्ण है और उस या उन मंदिरों में लोग अधिक संख्या में जाते ही हैं और चढ़ावा चढ़ाते ही हैं। तो इस पर बद्रीनाथ बनाम पूनम का जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णित वाद है 1973 में निर्णित किया हुआ, जिसमें ये तय किया गया था कि जो महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मंदिर हैं उनमें जो चढ़ावा चढ़ाया जाएगा उसको धारा 6A में वर्णित संभावना मात्र में नहीं रखा जा सकता, अर्थात उन मंदिरों में चढ़ावा आने के अधिकार का अंतरण किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरे तरह के अधिकार की जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता, वो है पुनः प्रवेश का अधिकार। धारा 6 में राइट टू री एंट्री जिसे कहा जाता है। तो पुनः प्रवेश का अधिकार का अर्थ है कि कोई संविदा हुई है और उस संविदा में जो स्पष्ट शर्त है उसका यदि उल्लंघन किया जाता है तो दूसरे पक्षकार को उस संपत्ति में पुनः प्रवेश करने के अधिकार का उदय हो जाता है। तो केवल मात्र संपत्ति से अलग करके पुनः प्रवेश के अधिकार को अंतरित नहीं किया जा सकता। संपत्ति के साथ अंतरण किया जा सकता है, लेकिन केवल मात्र री एंट्री के राइट को अंतरित किया जाए ये धारा 6 के अनुसार प्रतिबंधित है, क्योंकि राइट टू री एंट्री ओनर का अधिकार होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो तीसरे तरह का अधिकार है केवल मात्र सुखाधिकार, मेरे राइट टू इजमेंट। ये भी संपत्ति के साथ अंतरित किया जा सकता है, लेकिन संपत्ति से अलग करके केवल मात्र सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसी तरह यदि हम बात करें तो कुछ व्यक्तिगत अधिकार होते हैं जिन्हें प्रतिबंधित हित कहा गया है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्टेड, इनको भी अंतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नाम ही है इनका व्यक्तिगत। किसी व्यक्ति विशेष को उसकी विशेष पद, संबंध आदि के कारण ये अधिकार उदय होता है। तो उस व्यक्ति विशेष को ही उन अधिकारों को, हितों को उपयोग उपभोग करने का अधिकार होता है। उनको किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें प्रतिबंधित अधिकार कहते हैं। प्रतिबंधित अधिकारों में यदि हम बात करें तो जैसे मुस्लिम विधि में हक शुफा पढ़कर आए हैं, हिंदू विधि में संयुक्त परिवार में विधवा का भरण पोषण अधिकार है, संयुक्त मकान में निवास करने का अधिकार है। इसी तरह से मंदिर में या मठ में महंत का पद, पुजारी का पद, वक्फ में मुतवल्ली का पद आदि जो पद हैं ये सब व्यक्तिगत पद माने जाते हैं। व्यक्तिगत उसी व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं, वह व्यक्ति उनका अंतरण नहीं कर सकता। इन्हीं प्रतिबंधित हित को 1929 में भरण पोषण के अधिकार को अलग किया गया और एक अलग से धारा 6DD घ जोड़ी गई और ये तय किया गया कि भावी भरण पोषण का अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। भरण पोषण का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार होता है, ये हम जानते ही हैं, क्योंकि पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, इन स्टेटस के अंतर्गत भरण पोषण प्रदान किया जाता है। तो ये उन्हीं का व्यक्तिगत अधिकार होता है, इसलिए भी भरण पोषण का अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता
और दूसरा भावी भरण पोषण। भरण पोषण जो प्राप्त हो चुका है अधिकार, जो ड्यू भरण पोषण है, वो तो अंतरित किया जा सकता है क्योंकि वो एक कैलकुलेशन सम हो गई। लेकिन भावी भावी तो का अर्थ तो आप जानते ही, भविष्य में उत्पन्न होने वाला। तो भविष्य में तो जब परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाएंगी तो भरण पोषण का अधिकार भी परिवर्तित हो जाता है, ये आप जानते ही। और भरण पोषण का अधिकार समाप्त भी हो जाता है। तो भावी भरण पोषण का अधिकार इस कारण से अंतरित नहीं किया जा सकता। इसके बाद यदि हम बात करें तो मात्रवाद लाने का अधिकार, मेरे राइट टू स्यू का भी अंतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाद लाना व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्ति विशेष का अधिकार है। कुछ परिस्थितियों में विधि में वर्णन है कि दूसरे व्यक्ति भी वाद ला सकते हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो वाद दायर करने के अधिकार को अंतरित नहीं किया जा सकता। दूसरे व्यक्ति वाद दायर कर सकते हैं, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन एक व्यक्ति अपने वाद लाने के अधिकार को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद यदि हम बात करें तो लोकपद का अधिकार है। जो भी पब्लिक पोस्ट हैं, जो भी उस पोस्ट से सैलरी प्राप्त कर रहा है व्यक्ति, उनका अंतरण नहीं किया जा सकता। ये आप भारतीय दंड संहिता में भी पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे कि लोकपद क्या होता है, सरकारी पद क्या होता है। तो लोकपद, लोक ऑफिसर का वेतन कभी भी अंतरित नहीं किया जा सकता। इसके बाद यदि हम बात करें तो वृत्तिकाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता। स्टाइपेंड जिनको कहा जाता है, तो ये सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, सिविल पेंशन भोगियों को जो वेतन मिलता है, और राजनीतिक पेंशन जो प्रदान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, इनको सम्मिलित रूप में वृत्तिका कहा गया है और इन वृत्तिकाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसके बाद यदि हम बात करें तो कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको उनकी प्रकृति या हित के कारण अंतरित नहीं किया जा सकता। जैसे यदि हम बात करें तो कुछ संपत्तियां ऐसी मानी गई हैं जो सार्वजनिक हैं, जैसे नदी, तालाब, मॉन्यूमेंट्स आदि। तो इनका अंतरण इनकी प्रकृति के विरुद्ध है, हवा, पानी, रोशनी। तो जो सार्वजनिक प्रयोजन की हैं उनको न बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ विधियों में संपत्तियों को या पद को, अधिकार को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। जैसे हिंदू विधि आप पढ़कर आए हैं तो उनमें देवोत्तर संपत्ति है, अविभाज्य संपत्ति है, धार्मिक पद हैं, सेवायत, महत्व आदि के, उनको अंतरित नहीं किया जा सकता। मुस्लिम विधि भी आप पढ़कर आए हैं, उसमें वक्फ संपत्ति है, मुतवल्ली का पद है, मेहर का अधिकार है, इसको अंतरित नहीं किया जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता आप अगले साल पढ़ेंगे, उसमें धारा 60 में स्पष्ट वर्णन है कि कुछ तरह की संपत्तियों का न तो उनको कुर्क नहीं किया जा सकता, और जब ऑक्शन होता है तो ऑक्शन में जो भी व्यक्ति लग रहे हैं, जो भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आदि उस ऑक्शन को संपन्न कर रहे हैं, वो भी उस नीलामी में कोई संपत्ति का लेन देन नहीं कर सकते। तो ये प्रकृति या हित या विधि के विरुद्ध कुछ संपत्ति हैं जिनका या अधिकार हैं जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता। और इसी कड़ी में यदि हम
अधिकार की बात करें तो ये है कृषि पट्टों में अधिभोग का अधिकार। तो इस अधिनियम की धारा 6 में अंतिम खंड है आई, जिसमें ये कहा गया है कि कृषि पट्टे में जो प्रथम है काश्तकार में निहित अधिभोग का अधिकार, दूसरा है राजस्व देने में चूक करने वाले काश्तकार का अधिकार, और तीसरा है कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंध के अधीन रहने वाली संपदा में पट्टेदार का अधिकार। ये तीनों तरह के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। तो ये कुल मिलाकर 10 तरह की संपत्तियां हैं या अधिकार हैं जिनका नॉन ट्रांसफरेबल माना गया है, अअंतरणीय। तो धारा 6 में ये बताया गया है कि समस्त संपत्ति या किसी भी किस्म की संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है सिवाय इन 10 को छोड़कर। अगले वीडियो में हम वैध अंतरण के आवश्यक शर्तें जो बाकी हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।